जरा सोचिए, एक ऐसी कहानी के बारे में जो किसी किताब में नहीं बल्कि एक पूरे परिवार के डीएनए में ही लिखी हो, पीढ़ी दर पीढ़ी। एक ऐसी विरासत, एक ऐसा अनचाहा मेहमान जो हर दरवाजे पर दस्तक देता है। आज हम हंटिंगटन रोग की इसी दुनिया में उतर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां एक जीन की बस एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी की पूरी कहानी ही बदल कर रख देती है। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत गहरी, एक बहुत ही मुश्किल कश्मकश है। और ये उन हजारों लोगों की सच्चाई है जिनके परिवार पर हंटिंगटन का साया मंडरा रहा है। सोचिए, ये जानना कि भविष्य में क्या लिखा है, ये वरदान है या एक अभिशाप। चलिए इसी जटिल पहेली को आज परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। तो हंटिंगटन की कहानी ये अक्सर बहुत ही खामोशी से शुरू होती है, किसी जिस्मानी कमकमी से नहीं बल्कि मन की गहराइयों से आती एक हल्की सी फुसफुसाहट से। ये बहुत चौंकाने वाली बात है, लेकिन लगभग 50% मामलों में पहला लक्षण शरीर का होता ही नहीं है, वो मन का होता है। मतलब हल्की फुल्की चिड़चिड़ाहट, बेवजह की उदासी या किसी काम में आप जानते हैं ध्यान लगाने में मुश्किल होना। और यही तो असली ट्रेजेडी है। ये वो शुरुआती इशारे हैं जिन्हें अक्सर हम सब जिंदगी का उतार चढ़ाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि शरीर खुद अपनी दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू नहीं कर देता। और फिर आता है कोरिया। ये शब्द ग्रीक शब्द कोरिया से आया है, जिसका मतलब होता है नृत्य, डांस। सोचिए, हाथ पैर का अपनी मर्जी के खिलाफ एक अजीब सा नाच करना, चेहरे पर ऐसे भाव आना जिन पर कोई काबू ना हो, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जिस पर से सारा कंट्रोल, सारा नियंत्रण खत्म होने लगता है। ये एक ऐसा नृत्य है जिसे कोई भी करना नहीं चाहता। तो सवाल यह है कि इस खामोश शुरुआत से इस अनियंत्रित नाच तक का ये सफर आखिर होता क्यों है? इस पूरी तबाही की जड़ दरअसल एक बहुत ही छोटी, बहुत ही मामूली सी जेनेटिक गलती में छिपी है। इसे ऐसे समझिए कि हमारी जिंदगी की किताब में एक शब्द बार बार हकलाने लगता है और यहीं से असली खेल शुरू होता है। तो इस पूरी त्रासदी का केंद्र है क्रोमोसोम नंबर 4 और उस पर मौजूद एक खास जीन, हंटिंगटन जीन या एचटीटी जीन। अब देखिए, आमतौर पर यह जीन बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है जो हमारे ब्रेन सेल्स, हमारे न्यूरॉन्स के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन इसी जीन के कोड में एक छोटा सा हिस्सा है जो स्टेबल नहीं है, जो अस्थिर है। इसी जीन के अंदर 3 अक्षरों का एक जेनेटिक कोड है, CAG, साइटोसिन एडेनिन ग्वानिन। अब एक सेहतमंद इंसान में ये कोड कुछ बार रिपीट होता है और बस। लेकिन हंटिंगटन में, जैसा मैंने कहा, ये जेनेटिक कोड हकलाने लगता है। ये बार बार खुद को दोहराता है, CAG, 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 CAG। और ये दोहराव जब एक तय सीमा को पार कर जाता है तो बस वही तबाही की वजह बन जाता है। अब देखिए, ये जो नंबर है ना, ये सच में बहुत मायने रखते हैं। किसी की पूरी जिंदगी का फैसला बस इन्हीं कुछ नंबरों में छिपा होता है। अगर किसी के डीएनए में ये CAG का दोहराव 27 से कम है तो कोई खतरा नहीं, सब ठीक है। लेकिन अगर यही संख्या 40 को पार कर जाए तो बीमारी का होना तय है। मतलब इट्स अ सर्टेनिटी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक जेनेटिक फैसला है, एक तरह का वर्डिक्ट। और ये जेनेटिक फैसला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचता है? बिल्कुल एक सिक्के की उछाल की तरह, 50-50। अगर माता या पिता में से किसी एक को भी यह बीमारी है तो उनके हर बच्चे को, मैं दोहराता हूं, हर बच्चे को ये खराब जीन विरासत में मिलने की 50% संभावना होती है। 50%, हर प्रेगनेंसी में, हर बार। लेकिन कहानी की क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती। ये जेनेटिक कहानी वक्त के साथ और भी ज्यादा कठोर हो जाती है। इसे मेडिकल भाषा में कहते हैं जेनेटिक एंटिसिपेशन। होता यह है कि वो जो अस्थिर CAG रिपीट है ना, वो हर अगली पीढ़ी में और लंबा होता जाता है। और इसका नतीजा ये कि बीमारी और भी कम उम्र में और ज्यादा गंभीर रूप से सामने आती है। मतलब हो सकता है दादा दादी में लक्षण 55 की उम्र में दिखे हों, माता पिता में 42 की उम्र में और बच्चे में शायद 31 की उम्र में ही। वो जेनेटिक उल्टी गिनती हर पीढ़ी के साथ तेज होती जाती है। तो सवाल ये है कि कोड में हुई ये छोटी सी गलती शरीर के अंदर इतनी बड़ी तबाही में आखिर बदलती कैसे है? इसका जवाब छिपा है एक घुसपैठिए में, एक ऐसा प्रोटीन जो बागी हो जाता है। देखिए, होता क्या है, वो जो एक्स्ट्रा CAG रिपीट्स हैं, उनकी वजह से जो हंटिंगटन प्रोटीन बनता है वो बहुत लंबा और बेढंगा होता है।
वो ठीक से फोल्ड नहीं हो पाता, मतलब सही आकार नहीं ले पाता, और फिर वो सेल के अंदर जमा होने लगता है। अब आप कल्पना कीजिए कि ये प्रोटीन के गुच्छे एक तरह का जहरीला कचरा हैं, एक ऐसा कचरा जिसे सेल का क्लीनिंग सिस्टम, उसका सफाई तंत्र हटा ही नहीं सकता। तो धीरे धीरे ये कचरा न्यूरॉन की पूरी मशीनरी को जैम कर देता है और आखिरकार उसे अंदर से ही एक तरह से गला घोंट कर मार डालता है। सेल के लेवल पर हो रही ये जो खामोश तबाही है, ये धीरे धीरे पूरे के पूरे ब्रेन के कामकाज को ठप कर देती है, और इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा निशाना बनता है दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे शरीर की हर एक हरकत को कंट्रोल करता है। इस बीमारी का ग्राउंड जीरो, वो जगह जहां से तबाही शुरू होती है, वो है बेसल गैंग्लिया। इसे हमारे दिमाग का ट्रैफिक कंट्रोलर समझिए, एक मास्टर कंडक्टर जो हमारी हरकतों, हमारे मूड और हमारी सोच के बीच एक नाजुक सा तालमेल बिठाता है। और हंटिंगटन वो सीधा इसी कंट्रोल रूम पर हमला करता है। और इस कंट्रोल रूम के जो सबसे ज़रूरी सिपाही हैं, उनका नाम है मीडियम स्पाइनी न्यूरॉन्स। ये बेसल गैंग्लिया के स्ट्रिएटम हिस्से में होते हैं, और हंटिंगटन की बीमारी वो इन न्यूरॉन्स को चुन चुन कर निशाना बनाती है, एक एक करके ख़त्म कर देती है। और जैसे जैसे ये सिपाही मरते जाते हैं, दिमाग का अपने ही जिस्म पर से नियंत्रण एक एक करके ख़त्म होता चला जाता है। ये बात पूरी पिक्चर को एकदम साफ कर देती है। इसे ऐसे समझिए, हमारा दिमाग शरीर को लगातार दो तरह के सिग्नल देता है। एक सिग्नल होता है गो, मतलब कोई काम करो, और दूसरा सिग्नल होता है स्टॉप, मतलब कोई काम रोको। अब जब बेसल गैंग्लिया को नुकसान पहुंचता है तो ये स्टॉप सिग्नल ये बुरी तरह गड़बड़ा जाता है। एक तरह से दिमाग का ब्रेक ही फेल हो जाता है, और जब ब्रेक फेल हो जाए तो नतीजा क्या होता है? वही अनियंत्रित झटकेदार हरकतें, जिसे हम कोरिया कहते हैं। तो दिमाग के इस ब्रेक के फेल होने का असर सिर्फ हरकतों पर नहीं पड़ता, ये तबाही फैलती है और एक साथ 3 मोर्चों पर हमला करती है। पहला मोर्चा है मोटर, यानी शरीर पर से नियंत्रण का पूरी तरह खत्म हो जाना, जिसमें कोरिया और दूसरी समस्याएं शामिल हैं। दूसरा मोर्चा है कॉग्निटिव, यानी सोचने समझने की शक्ति का कम होना, याददाश्त का जाना, जो धीरे धीरे डिमेंशिया की शक्ल ले लेता है। और तीसरा मोर्चा है साइकियाट्रिक, मनोरोग, जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पर्सनैलिटी में बड़े बड़े बदलाव शामिल हैं। ये एक सर्वव्यापी हमला है। तो जब जेनेटिक टेस्ट से इस बात की पुष्टि हो जाती है, जब फैसला सुना दिया जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, अब क्या? इस लाइलाज बीमारी के साथ जीने की हकीकत आखिर है क्या? कड़वा सच तो यह है कि आज की तारीख में हमारे पास हंटिंगटन का कोई इलाज नहीं है, कोई क्योर नहीं है। हाँ, कुछ दवाएं हैं, जैसे कि टेट्राबेनेजीन। ये दवाएं अनकंट्रोल्ड हरकतों यानी कोरिया को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन ये बीमारी की जड़ पर कोई असर नहीं डालती। दिमाग में जो न्यूरॉन्स मर रहे हैं, ये दवाएं उस प्रक्रिया को नहीं रोकती। तो एक तरह से ये सिर्फ लक्षणों से लड़ाई है, असल बीमारी से नहीं। और डायग्नोसिस की पुष्टि वो एक सिंपल से ब्लड टेस्ट से हो जाती है, जो उन CAG रिपीट्स की सटीक गिनती कर लेता है। और सबसे बड़ी बात, ये टेस्ट लक्षण दिखने से सालों, यहाँ तक कि दशकों पहले भी किया जा सकता है। और यहीं पर हम घूमकर वापस उसी पहले सबसे मुश्किल सवाल पर आ जाते हैं, क्या कोई जानना चाहेगा? क्योंकि इस मामले में ज्ञान शक्ति तो है, लेकिन ये एक बहुत बहुत भारी बोझ भी बन सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ इस बीमारी की हकीकत है, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान की दुनिया में उम्मीद की एक नई सुबह भी हो रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस जेनेटिक कहानी को, इसके अंजाम को फिर से लिखने की कोशिश में लगे हुए हैं। और उम्मीद के ये रास्ते वाकई बहुत दिलचस्प हैं। पहला है जीन साइलेंसिंग। सोचिए, ऐसी दवाएं बनाना जो उस खराब जीन को चुप करा दें, उसे साइलेंट कर दें, ताकि वो जहरीला प्रोटीन बन ही ना पाए। फिर है जीन थेरेपी, जिसका मकसद है सीधे दिमाग में जाकर उस जेनेटिक कोड की गड़बड़ी को ही ठीक कर देना। और फिर स्टेम सेल रिसर्च, जिसका सपना है कि जो न्यूरॉन्स मर चुके हैं, उनकी जगह नए सेहतमंद न्यूरॉन्स लगाए जा सकें। तो हाँ, लड़ाई जारी है, और ये जो नए हथियार बन रहे हैं, ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकते हैं। तो हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हंटिंगटन की कहानी हमें जेनेटिक किस्मत की कठोर सच्चाई दिखाती है, लेकिन विज्ञान का संघर्ष हमें इंसानी इच्छा शक्ति की जबरदस्त ताकत दिखाता है। भविष्य इस बात पर टिका है कि क्या हम उस एक टूटे हुए, हकलाते हुए कोड को हमेशा के लिए खामोश करना सीख पाएंगे।